हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्थिक समीक्षा के बारे में 2020-21 के बारे में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 29 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णा मूर्ति वी सुब्रमण्यम ने तैयार किया था। इसकी जो थीम है सेविंग लाइव्स, लाइवलीहुड और वी सेव रिकवरी, ये इसकी थीम हो जाएगी। आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पूर्व जारी की जाती है। आर्थिक समीक्षा और बजट में क्या अंतर होता है? आर्थिक समीक्षा पिछले साल किए हुए काम का पूरा ब्यौरा होता है कि सरकार ने कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ की, कौन कौन से सेक्टर्स में कितना कार्य किया, ये सभी आपके आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और बजट के अंतर्गत आने वाले वर्ष में सरकार कौन कौन से काम करेगी उसकी सारी प्लानिंग होती है। कौन कौन से सेक्टर्स में कितना पैसा लगाएगी सरकार, ये सभी आपके उसके बजट के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं हम आर्थिक समीक्षा के पॉइंट को। आर्थिक समीक्षा में केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया है। कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित इस आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। पहला तथ्य जो है हो जाएगा कि पहली तिमाही में जीडीपी पर 23.9% की कमी, और जबकि दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की कमी दर्ज की गई है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही आपके जीडीपी होता है। ठीक है, कोविड महामारी ने मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर मंदी का सामना करना पड़ा है और आकलन के अनुसार विश्व की जो जीडीपी है वो 3.5% माइनस में रहने का अनुमान लगाया गया। IMF जनवरी 2021 का अनुमान है और NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अग्रिम नुकसान के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वित्त वर्ष 2021 में -7.7% रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है। 2021 में पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में 23.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। यानी कि पहले 6 महीने में जितनी वृद्धि होगी उससे 23.9% अगले 6 माह में वृद्धि दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी की विकास दर 11% रहेगी और सांकेतिक जीडीपी की जो विकास दर वो 15% रहेगी। वास्तविक जीडीपी क्या होती है? वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी, यानी कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना एक आधार वर्ष पर की जाती है, उस आधार वर्ष पर मूल्यों की गणना की जाती है, उस जो वैल्यू प्राप्त होती है जीडीपी की उसे ही रियल जीडीपी कहते हैं। और जो भारत की रियल जीडीपी का आधार वर्ष है वो 2011 और 12 को माना है सरकार ने। ठीक है, और जो सांकेतिक जीडीपी होती है वो होती है जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार के करंट मूल्यों पर की जाती है, उस पर जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे ही सांकेतिक जीडीपी कहते हैं। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो आपको आर्थिक समीक्षा है जो समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में दूसरी छमाही में रिकवरी जो सरकारी खपत के कारण होगी 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त वर्ष 2021 में दूसरी छमाही में जो निर्यात है 5.8% और जो आयात है वो 11.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आयात यानी कि बाहर से जो सामान भेजा जाएगा, निर्यात यानी कि 5.8%, यानी कि भारत से विदेशों में जो सामान भेजा जाएगा उसमें कमी आई है और भारत में विदेशों से जो सामान मंगवाया जाएगा उसमें 11.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान लगाया गया है। चालू खाता सरप्लस का मतलब होता है कि भारत अपनी पूंजी का निवेश विदेशों में करता है, तो ये कितना निवेश 2% के बराबर होने का अनुमान लगाया है। 17 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है कि भारत अपनी पूंजी का 2% विदेशों में, अपनी जीडीपी का 2% विदेशों में निवेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रोस वैल्यू एडेड GVA की विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है। ये वित्त वर्ष
2020 में 3.9% थी। ग्रोस वैल्यू एडेड को सकल मूल्य वर्धित कहते हैं हिंदी में। अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र उद्योग में उत्पादित माल या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों की माप ही आपकी ग्रोस वैल्यू एडेड होती है, जो कि माइनस में दर्ज की गई है आपके 2021 के लिए, और 2020 में ये 3.9% थी। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने के लिए कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जिसकी जो विकास दर है वित्त वर्ष 2021 में 3.4% आंकी गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में 9.6% और 8.8% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है कोरोना के कारण। ये क्षेत्र अब तेजी से सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र ने बेहतर परिणाम दिए। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा रहा। नवंबर 2020 में कुल एफपीआई का प्रवाह जो था 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। किसी भी विदेशी व्यक्ति या कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी में लगने वाले पैसे को विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके तहत वे जो विदेशी निवेशक है वो भारत की कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और उसमें अपनी जो कारखाना वगैरह ये लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2020 में इक्विटी के रूप में एफआईआई प्राप्त किया है। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है कि किसी बिजनेस की ओनरशिप खरीदना या किसी कंपनी में शेयर्स को बाई करना ही आपके इक्विटी कहलाता है। और एफआईआई का मतलब होता है विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो निवेश है जो किसी अन्य देश की परिसंपत्तियों में निवेश किए जाते हैं, यानी कि विदेशी संस्था द्वारा हमारे देश के शेयर मार्केट में, बाजार में, बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि में निवेश किए जाते हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी भारत के बाजार पूंजी एवं तथा जीडीपी अनुपात के 100% को पार कर लिया है। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स होता है स्टॉक मार्केट की इंडेक्स होती है जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां होती है उनकी जो सूचकांक है वो जारी करती है आपके सेंसेक्स में क्या होता है कि इसमें जो 30 जो कंपनियां होती है बीएसई में लिस्टेड 30 कंपनियां होती है ना, उसमें जो कौन सी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स उठ रहे हैं, ये आपके सेंसेक्स के द्वारा ही पता, ये जो सेंसेक्स है वो इंडेक्स ये जारी करती है ना, ये बीएसई के अंतर्गत आती है। और निफ्टी क्या होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक होती है निफ्टी, जिसमें 50 कंपनियां लिस्टेड होती है। 50 कंपनियों, टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट ये जारी करती है रैंकिंग में, कौन सी कंपनी के शेयर उठ रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, ये आपके इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसमें ऐसा अक्टूबर 2010, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार हुआ है सीपीआई महंगाई दर में हाल ही में कमी आई है। ठीक है, सीपीआई का मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं के औसतन मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक होता है सीपीआई। तो इसकी हाल ही में कमी दर्ज की गई है। आपूर्ति में अवरोधों को समाप्त किया गया है। निवेश में 0.8% की मामूली कमी का अनुमान लगाया गया है। पहले 6 माह में 29% की गिरावट का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2021 में पहली 6 माह में चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी और मांग में कमी से निर्यात जो था 21.2% की कमी दर्ज की गई है, और तुलना में जो आयात है 39.7% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीने के लिए आयात के लिए पर्याप्त होंगे। जीडीपी के अनुपात में विदेशी जो कर्ज है 2020 में 20.6% था, जो कि बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6%, यानी कि जो विदेशी कर्ज था उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर के 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले जो खर्च है 65% से घटकर 35% होने का अनुमान है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स 2007 में शुरुआत के बाद से 2020 में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों के क्लब में प्रवेश किया है। मध्य और दक्षिण एशिया में इस संदर्भ में वह पहले नंबर पर और निम्न मध्य वर्ग की अर्थव्यवस्था में वह तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में ये शुरू की गई थी। एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य कमज़ोर जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है और उनको अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। इस योजना में बहुत कम समय में स्वास्थ्य की देखभाल में सकारात्मक असर दिखाई गए हैं। भारत द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार 18 जनवरी 2021 को, ये डेट याद रखनी है आपको, अब तक का सर्वोच्च 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि आंकड़ों को छू गया है। ये विदेशी मुद्रा भंडार है जो प्राप्त हुआ है। इसमें करीब 18 महीने में किया गया आयात भी शामिल है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू खाता अतिरेक के साथ ही तीव्र पूंजी प्रवाह के चलते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही बीओपी अतिरेक दर्ज किया गया है। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा सांख्यिकी विवरण होता है जो कि निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देन का लेखांकन का रिकॉर्ड रखता है। बीओपी तीव्र एफडीआई और एफपीआई प्रवाह के चलते पूंजी खाते में संतुलन हुआ। एफपीआई मैं पहले समझा चुकी हूँ, एफडीआई के बारे में बता देती हूँ क्या होता है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, प्रत्यक्ष निवेश आपके एफडीआई कहलाता है। उसके तहत जो इन्वेस्टर होता है उस देश की जो कंपनी है उसमें प्रबंधन का कुछ हिस्सा भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई आया है जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 7 महीने की तुलना में 14.8% अधिक था, जो कि बड़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इंडिया में 2019-20 की तुलना में 2020 में 28.5 अमेरिकी बिलियन। तो अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफपीआई आया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी कि वृद्धि हुई है इसमें। वित्त वर्ष 2021 में H1 में वस्तुओं के आयात में तीव्र संकुचन आया है और यात्रा और सेवाओं में गिरावट देखी गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण चालू भुगतान में 30% की तीव्र गिरावट और चालू प्राप्तियों में 15.1% की गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, चालू खाता अतिरेक में 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% दर्ज किया गया है। 17 साल की अवधि के बाद भारत का वार्षिक चालू खाता अतिरेक समाप्त हुआ है। चालू खाता अतिरेक आवश्यकता से अधिक जो अभी समाप्त हुआ है। भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर के अप्रैल से दिसंबर 2020 में 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष ये जो घाटा की 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, वस्तुओं का निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2020 में 15.7% से घट करके 200.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह जो अप्रैल से दिसंबर 2019 में 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स POL निर्यात ने जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमारे निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान किया है। गैर POL निर्यात सकारात्मक रहे और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही निर्यात प्रदर्शन में सुधार करने में मदद की है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर PLO निर्यात कृषि और संबद्ध उत्पादों, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स और खनिज तथा अयस्क में वृद्धि दर्ज की गई है। वस्तुओं का कुल आयात अप्रैल से दिसंबर 2020 में -29.1% से घटकर के 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यही पिछले वर्ष इसी अवधि में 364.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी कि आयात में कमी हुई है। ठीक है, बाहर से सामान कम मंगवाए गए हैं। सेवा के क्षेत्र का जो लचीलापन है मुख्य रूप से सेवा के क्षेत्र में लचीलापन मुख्य रूप से जो सॉफ्टवेयर सेवाओं के चलते बना रहा, यानी कि जो कोरोना के कारण जो वर्क फ्रॉम होम चला था उससे कंप्यूटर्स जो मोबाइल फ़ोन है उनके क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। मुख्य रूप से उनमें जो लचीलापन आया है। कुल सेवा निर्यात में इसका योगदान 49% रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2021 में H1 में सकल निजी
हस्तांतरण प्राप्तियां, यानी कि वे भारतीय जोखिम जो कि मुख्य रूप से समुद्री पारीय देशों में नौकरी कर धन भारत भेजते थे, वो 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो कि पिछले साल इसी में 6.7% की कमी दर्ज की गई थी। ठीक है, और सितंबर 2020 के अंत में भारत का बाहरी जो ऋण था वो 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत की तुलना में 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी 0.4% की कमी दर्ज की गई है ऋण के अंदर। नेक्स्ट है कि ऋण सेवा अनुपात यानी मूल भुगतान और ब्याज अदायगी बढ़कर के सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% रहा, यानी कि इसमें कमी दर्ज की गई। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल डूबी हुई परिसंपत्तियों में मार्च 2020 के अंत में 8.21% से सितंबर 2020 तक 7.49% तक की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान औसतन 6.6% पर रही, मुख्य रूप से खाद्य महंगाई दर जो वृद्धि के कारण दिसंबर 2020 में 4.6% पर आ गई थी। 2019-20 में ये 6.7% और अप्रैल से दिसंबर 2020 में सब्जियों के दामों में वृद्धि 9.1% पर पहुंच गई थी, जो कि कमी देखी गई अभी। देश के सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA में कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर 17.8% रही। राष्ट्रीय आय के CSO अंतिम अनुमान 29 मई 2020 को किए गए थे। GVA से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण GCF में उतार चढ़ाव की प्रकृति देखने को मिली है, जो कि 2015-16 में 14.7% थी 14.7% थी और 2000 की गिरावट के साथ 2013-14 में 17.7%, 2018-19 में 16.4% की हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो कि चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है 11.44 मिलियन टन रहा। ठीक है, गेहूं कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वो 2018-19 और में से अधिक रहा 2018-19 से, यानी कि 2019-20 में जो उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का वो 2018-19 से अधिक रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक जो तेजी देखी गई है वो 14.16 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है, यानी कि मत्स्य पालन में वृद्धि देखी गई है। मत्स्य पालन क्षेत्र से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन GVA 2,12,915 करोड़ रुपए रहा और कुल राष्ट्रीय GVA जो 1.24% रहा। कृषि GVA का 7.28% अकेले मत्स्य उत्पादन ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र करीब 9.99% की औसत वार्षिक वृद्धि दर AAGR पर बढ़ रहा है, जो 2018-19 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान 2011-12 के मूल्य पर कृषि करीब 3.12% और विनिर्माण में 8.25% के आसपास रहा है। नेक्स्ट है कि NFSA के आदेश की ज़रूरत से ऊपर नवंबर 2020 में 80.96 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान किया गया। NFA क्या है? NFA है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFA की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जाएगी। इसके तहत 80.96 लाख करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में फूड उपलब्ध किया। 200 LMT से अधिक खाद्यान्न प्रदान किया गया, जो कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का निवेश था इस पर खर्च किए गए। इस पर आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 8 करोड़ प्रवासियों को राज्य राशन कार्ड वाले शामिल नहीं है। इसमें को करीब 3,109 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 4 महीने की अवधि के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया गया। भारत के GDP का 1.5% प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया गया। वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का जो रैंक था ऊपर उठ करके 2020 में 63वें स्थान पर आ गया, यानी कि इसमें भारत ने जो है 7% की गिरावट। 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत 77वें स्थान पर था, जो कि 10 संकेतों में 7 स्थान की स्थिति में सुधार किया है भारत ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत को शीर्ष 10 सुधारकों में से एक
रूप में स्वीकृति मिली है। 3 वर्षों में 67वें रैंक का सुधार के साथ भारत ऐसी तीसरी बार हुआ है कि वर्ष 2011 के बाद किसी बड़े देश की यह सबसे ऊंची छलांग थी। किसी बड़े देश ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। ये तीसरी बार हुआ है कि 20 में FDI इक्विटी अंतरप्रवाह जो 49.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2019 के दौरान 44.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, जो कि 20 के अंदर वृद्धि देखी गई और 2019 के अंदर इसमें 2019 के कंपेयर में वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 2021 में सितंबर 2020 तक यानी कि 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर FDI इक्विटी प्रवाह का अधिकांश हिस्सा गैर विनिर्माण क्षेत्र में और GDP के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का मिला जुला केंद्र यानी कि राज्य और जो खर्च है पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में बढ़ा है और यह वृद्धि बजटीय व्यय के अनुपात के रूप में दिखाई देती है। HDI 2019 में कुल 189 देशों में से भारत की रैंक 131 दर्ज की गई थी। यूँ जो थी मानव जो सूचकांक था वो है HDI। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था वो अभी NTPC में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रति व्यक्ति GNI जो है 2017 में 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 में बढ़कर के 6,681 अमेरिकी डॉलर हो गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रमशः 2018 में जो क्रमशः 69.4% से बढ़कर 2019 में 69.7% हो। नेक्स्ट इसमें केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो कि राजस्थान के संदर्भ में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है कि 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 के अनुसार जो भारत की जो गैर कृषि क्षेत्र का जो 53.7% रोजगार था और जो कोरोना से असंगठित क्षेत्र से ही अधिक प्रभावित रहा, यानी कोरोना के कारण जो गैर कृषि क्षेत्र था 53.7% वो कोरोना के कारण प्रभावित रहा। इसमें आपके होटल, पर्यटन उद्योग और परिवहन ये सभी आते हैं। तीनों ही स्थिति आज खराब है, तीनों की स्थिति। नेक्स्ट इसमें है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी आर्थिक समीक्षा 2020 और के अनुसार 2020-21 के अनुसार 2019-20 में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि और पशुपालन पर निर्भरता 25.2% और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता 44.1% और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता 44.1% थी। जबकि खनन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र पर जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा निर्भर नहीं करती, यानी कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है, न कि खनन और विनिर्माण पर इतनी अधिक निर्भर नहीं करती है। इन खनन विनिर्माण क्षेत्र तीनों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कुल योगदान 29% था। जहां कोरोना का असर का सवाल है तो आर्थिक समीक्षा में साफ तौर पर कहा गया कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कृषि पर कोरोना का कोई असर नहीं रहा और सेवा पर क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून तक ज़्यादा असर रहा। बाद में सेवा क्षेत्र पर भी असर तेज़ी से कम हो गया। खनन व निर्माण क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर कोरोना का असर सबसे अधिक रहा, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन निर्माण क्षेत्र की सहभागिता कम होने के कारण कोरोना का असर प्रदेश पर कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिक जो सेहत थी उस पर कम रहा। यानी कि राजस्थान कृषि बेस्ड क्षेत्र है, कृषि बेस्ड प्रदेश है, तो इस पर कोरोना कोरोना के कारण जो आर्थिक मंदी थी वो आर्थिक सेहत पर कम ही असर रहा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।